हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज की क्लास है जीके जीएस की, जिसमें हम करेंगे जीएस के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और ये देखिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। अक्षांश बोले तो लैटिट्यूड। ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, या भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या फिर भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली वास्तविक रेखा, या उपयुक्त सभी। देखिए अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं जो होती हैं ये वास्तविक रेखा नहीं होती हैं, काल्पनिक रेखा होती हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा कट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या दिया है, वास्तविक रेखा दिया हुआ है। अब अगर ऑप्शन सी कट गया तो क्या ऑप्शन डी होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त सभी दिया है और इसमें से सी वाला कट गया तो उपयुक्त सभी कैसे होगा। तो ये दो तो हमारे पहले ही कट गए। अब बचा ऑप्शन ए और बी। इनमें से कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। ये रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। पूछा गया है अक्षांश रेखा के बारे में पूछा है, जो होता है भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं जो हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है। 111 किलोमीटर होती है, 110.5 मील होती है, 111.9 किलोमीटर, 111.7 मील होती है। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की लंबाई कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन किसे कहा जाता है। ऑप्शन है जिस अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, या जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य अक्षांश रेखाओं की गणना की जाती है, या जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना होती है, या अन्य अक्षांश रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखाओं की गणना की जाती है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। ये ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूज करने वाले हैं आपको। तो आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिस देशांतर रेखा के संदर्भ में अन्य देशांतर रेखा की गणना की जाती है उसे हम प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाना है। अगला क्वेश्चन है देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड रेखा किसे कहते हैं। भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, या फिर ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो क्या बोल रहा है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कौन सी होती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बीच से काटने वाली जो रेखा होती है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। तो भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी स्थानों में मिलाने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी होती है? ऊपर आपने पढ़ रखा है, ये अक्षांश रेखा होती है, ना कि देशांतर रेखा। तो ऑप्शन ए हमारा कट जाएगा। जब ऑप्शन ए कट जाएगा तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया गया है ए और बी दोनों, जबकि ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो होती है वह होती है देशांतर या लॉन्गिट्यूड लाइन। ये आपको ध्यान रखना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा गुजरती है वाशिंगटन डीसी से, लंदन से, रोम से, या फिर प्राग से। आंसर बताइएगा। देखिए वाशिंगटन डीसी से में अक्टूबर 1884 ईस्वी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में इंग्लैंड के लंदन से पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा गया, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी कहा गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लंदन। ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर किसे कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व और पश्चिम में स्थित देशांतर, या 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व और पश्चिम में स्थित देशांतर, या 0 डिग्री अक्षांश के क्रमशः उत्तर और दक्षिण में स्थित देशांतर, या 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पश्चिम और पूर्व में स्थित देशांतर।
आंसर क्वेश्चन पूछा है पूर्वी और पश्चिमी देशांतर किसे कहते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा 0 डिग्री देशांतर के क्रमशः पूर्व और पश्चिम में स्थित देशांतर। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा कर लेती है। अपने धुरी पर या अपने अक्ष पर पृथ्वी कितने टाइम लगाती है एक चक्कर पूरा करने में? क्या 23 घंटे, 24 घंटे, 23 घंटे 30 मिनट या 24 मिनट का टाइम लगाती है? देखिए यहाँ तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बताइएगा क्या आंसर होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है और इस क्रिया में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है तो उसके समय में अंतर कितना होता है? 40 मिनट का, 3 मिनट, 40 मिनट या 30 मिनट? जिन स्थानों के देशांतर में 1 डिग्री का अंतर है उनके समय में अंतर कितना होगा? उनके समय में अंतर होगा 4 मिनट का। ऑप्शन ए में दिया गया है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला देखिएगा, क्या कारण है कि पूर्व में स्थित स्थानों पर सूर्योदय पहले होता है? पृथ्वी पूर्व से पश्चिम घूमती है इसलिए, या पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, या फिर ए और बी दोनों, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? ऐसा कौन सा कारण है कि पूरब में स्थित स्थानों पर सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो ये जो कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और इसलिए पूरब में स्थित जो भी स्थान है वहाँ सूर्योदय पहले होता है और पश्चिम में स्थित स्थानों पर सूर्योदय बाद में होता है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, ना कि पूरब से पश्चिम घूमती है। अगला देखिएगा, स्थानीय समय या लोकल टाइम किसे कहा जाता है? जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय, या जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक पूर्व होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला समय। यहाँ पर आपको लोकल टाइम के बारे में पूछा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब सूर्य किसी स्थान के देशांतर के ठीक ऊपर होने पर स्थानीय घड़ी में दर्शाने वाला जो समय होता है उसे हम लोकल टाइम बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों में कब बांटा गया? 1882 ईस्वी में, 1884, 1886 या फिर 1880 में? आंसर करिएगा। देखिए हमारा आंसर हो जाएगा 1884 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में आयोजित गोष्ठी में ग्रीनविच के देशांतर को 0 डिग्री मानकर समस्त विश्व को समय कटिबंधों या टाइम जोन में बांट दिया गया। इसकी योजना बनाई गई और इसी के आधार पर पूरे संसार को कुल 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1884 ईस्वी में ये बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री है? 20 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है या फिर 40 डिग्री है? आंसर क्या होगा, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार है 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा कितनी मानी गई है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 82.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश? भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, जो कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? 5 घंटा, 4 घंटा, 5.5 घंटा या फिर 4.5 घंटा? भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है ये पूछा है। देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, 5.5 घंटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन किसे कहा जाता है? 0 डिग्री भूमध्य रेखा को, 0 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को या 82.5 डिग्री देशांतर को? आंसर की बात करें तो आंसर हमारा तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लोब पर 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, क्योंकि इस देशांतर के दोनों तरफ
तिथियों यानी कि डेट में एक दिन का अंतर होता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, जिससे वह किसी भी स्थल खंड से होकर नहीं गुजरती है और यह रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा से 3 बार विचलित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्यातप या आइसोलेशन कैसे कहा जाता है? पृथ्वी से बाह्य अंतरिक्ष में सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में सूर्य प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को, या पृथ्वी से धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को, या इनमें से कोई भी नहीं। आंसर होगा पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा, यानी कि सूर्यातप आइसोलेशन या आइसोलेशन इसे हम कहते हैं, तो इसे हम सूर्यातप या आइसोलेशन भी कह सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी के धरातल पर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा ही आइसोलेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यातप सर्वाधिक कहाँ प्राप्त होता है? भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, कर्क और मकर रेखा पर, या भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग पर? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक सूर्य भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्यवर्ती भाग को प्राप्त होता है, क्योंकि इन भाग में सूर्य जो है वर्ष भर लंबवत चमकता रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें तो ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा कम होने का कारण क्या है? ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का लंबवत होना, या ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणों का तिरछा होना, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए सूर्यातप की मात्रा कम रहती है ध्रुवों पर, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। अगला है, ध्रुवों पर विषुवत रेखा का कितना प्रतिशत सूर्यातप प्राप्त होता है? 20%, 30%, 40 या फिर 10%? आंसर होगा 40% ही ध्रुवों पर विषुवत रेखा का सूर्यातप प्राप्त होता है। कितना? 40% हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर सूर्यातप का वितरण किसके अनुसार अलग अलग होता है? देशांतर के अनुसार, अक्षांश के अनुसार, या ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी के धरातल पर सूर्यातप का या आइसोलेशन का वितरण अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अक्षांश या लैटिट्यूड के अनुसार। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। अब बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया है, आपका 20 में से कितना स्कोर बना है, और लास्ट में आप अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ ऐसे ही नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।